नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। 90 के दशक के आखिर में मंडल और कमंडल की राजनीति ने देश की दशा और दिशा दोनों बदल डाली। बीजेपी का ग्राफ बढ़ना शुरू हुआ था, दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए समस्याएं बढ़ने लगी थी। इसके बाद 3 दशक में बीजेपी ने कुछ झटकों के बावजूद अपना ग्राफ ऊपर रखा, वहीं कांग्रेस के लिए लगातार दिक्कतें बढ़ती रहीं। 90 के दशक के बाद देश की राजनीति में आए बदलावों ने संसद के उच्च सदन राज्यसभा के गणित को भी बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। हाल के राज्यसभा चुनाव के बाद बीजेपी 100 सदस्यों के साथ अपने शिखर पर जा पहुंची है, तो कांग्रेस 33 सांसदों के साथ अपने न्यूनतम स्तर पर है। राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने राजीव गांधी के कार्यकाल के बाद से पहली बार 100 सांसदों की संख्या को पार करने में सफलता पाई है। इससे पहले ये रिकॉर्ड सिर्फ कांग्रेस के पास ही था। गुरुवार को हुए राज्यसभा चुनाव के बाद राज्यसभा में बीजेपी के सांसदों की संख्या 97 से बढ़कर 101 हो गई है। गुरुवार को आए नतीजे का असर ये हुआ कि उत्तर पूर्व से राज्यसभा में कांग्रेस पूरी तरह से साफ हो गई है। उधर कांग्रेस पार्टी जिस तरह राज्यों में अपनी सत्ता खो रही है, उससे कुछ साल बाद उसके सामने राज्यसभा में भी मुख्य विपक्षी दल का दर्जा खोने की नौबत आ सकती है। बहरहाल राज्यसभा में भाजपा को मिली ये सफलता इस साल अगस्त में होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष पर भारी पड़ेगी और एनडीए को अपने उम्मीदवार को उपराष्ट्रपति चुनने में परेशानी नहीं होगी। भारतीय जनता पार्टी और उसके लिए राज्यसभा में 100 से ज़्यादा नंबर होना एक बड़ी अच्छी बात है और एक बड़ा सुखद का समय है। हमने न केवल लोकसभा में रहे, हमने जीत किया है, राज्यसभाओं में भी राज्यों के चुनाव के बाद जो हमारी संख्या बढ़ी है, ये एक अद्भुत समय है। देश की जनता ने हमें केंद्र सरकार के रूप में भी अपनाया और राज्य सरकारों के रूप में भी अपना रही है। आज जो ये स्थिति है, आने वाले समयों पर और अच्छी होगी। मैं भारत की जनता और जो लोग हमारे इस सहयोग में साथ देते रहे हैं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि जिस कसौटी पे आपने हमको कसा है, हम उस पर खरे उतरने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। भाजपा ने जो राज्यसभा में 101 का आंकड़ा क्रॉस किया है, वो निश्चित रूप से जनता ने कहीं ना कहीं लोकसभा हो या राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी दी है। और यह बीजेपी को करना है कि वह किस प्रकार से आम लोगों के जीवन स्तर को सुधारती है, बढ़ती हुई महंगाई को कम करने का काम करती है, बेरोजगारी जो है देश में जो बेतहाशा बढ़ गई है उसको कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी को करना है। महिला सुरक्षा हो या किसान के बारे में जो किसान का आय दोगुना करने का जो उनका वादा है, ये सारे वादों को उनको पूरा करना है। तो कहीं ना कहीं बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारी दी है और बड़ी जवाबदेही है। अगर सरकार कहीं पे भी जवाबदेही में नाकामयाब होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक इनकी गलत नीतियों को उजागर करती हुई नजर आएगी। देखिए, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी को भी लोकसभा में 400 से पार और राज्यसभा में 100 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी ने भी पार किया था, लेकिन हमेशा हमने जनता के हित के लिए काम किया है। तो उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी को भी जनता के हित के लिए काम करना है। चंद पूंजीपति मुट्ठी भर पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करना है, जनता के हित के लिए काम करना है। अगर उसमें वह नाकामयाब होती है तो निश्चित रूप से हम संघर्षशील रहेंगे और जनता को उसकी नाकामियों का, विपक्ष होने के नाते उसकी नाकामियों का उजागर करके जनता को सच्चाई बताते रहेंगे। जय। बीजेपी पार्टी ने 13 सीटों के चुनाव में से 4 सीटों में जीत करके पहली दफा 100 का आंकड़ा पार कराया। 1988 के बाद से किसी भी पार्टी ने पहली दफा 100 या 100 से ज़्यादा सीटें हासिल करी हैं। बीजेपी को आने वाले वक्त में इसका निश्चित लाभ प्राप्त होगा। जुलाई के महीने में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन होने के लिए जा रहे हैं, जिससे कि बीजेपी पार्टी लोकसभा में अभी तक पूरे चुनावों में अपने प्रस्ताव को पारित करती आई है, लेकिन राज्यसभा में होने वाले चुनावों में कभी कभी बाधा आती थी। इन सीटों के आने से बीजेपी को निश्चित फायदा होगा और वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को बड़ा सुनिश्चित
करवा पाएंगे और अपने नुमाइंदे को जिता पाएंगे। मैं ऐसी आशा करता हूँ। धन्यवाद। बस। दरअसल लगातार बीजेपी का ये सफ़र सफलता की ओर अग्रसर होता रहा और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब बीजेपी उस मोड़ पर आ गई है जहां पर एक मजबूरी ये थी कि एक सदन में तो बहुमत था, लेकिन राज्यसभा में आके हताशा हाथ लगती थी। चाहे भूमि अधिग्रहण का बिल हो और चाहे 3 तलाक का बिल हो, संविधान में संशोधन की भी समीक्षा होनी है। तरह तरह की आवाज़ें देश भर से उठती रहती हैं। बुद्धिजीवियों की चर्चाओं में नई सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं। अब ऐसे में सबसे बड़ा जो एक कहीं परेशानी ये कैसे दोनों सदनों में बहुमत हासिल किया जाए और उसके बाद जो भी ऐसे मामले हैं जहां पर संशोधन होना है, नए अधिनियम पारित होने हैं, उन पर मुकम्मल राय और मुकम्मल वजूद हासिल हो। और धीरे धीरे अब वो वजूद हासिल होता जा रहा है। आने वाले समय में ये होगा कि बीजेपी के घटक दलों और बीजेपी को मिलाकर बहुमत दोनों सदन में हासिल कर लिया जाएगा। अब ऐसे में जनता की अपेक्षाएं कि आखिर बहुत सारी चीज़ें जो रुकी हुई हैं वो जल्द से जल्द पूरी हों और एक नए भारत की जो कल्पना है, जैसा कि बीजेपी कहती है, वो कैसे साकार हो। जनता को बड़ी उम्मीदें। बीजेपी ये भी कहती है कि अड़चन है एक जगह, वो अड़चन भी अब धीरे धीरे दूर हो रही है। तो ऐसे में दोनों सदनों में रास्ते खुले हुए हैं। राज्यसभा का रास्ता खुलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महानायक बनने की कहानी पुख्ता होगी और बीजेपी के पास बहुत सारे ऐसा कह लीजिए विचार है जिसको अधिनियम और संशोधन में तब्दील करके नए राष्ट्र की परिकल्पना को साकार करना है। और शायद वो रास्ता बिल्कुल करीब आ रहा है। अब देखना ये होगा कि विपक्ष कितना पुरजोर रहता है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, रत्नाकर सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस से, शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी से। आप तीनों का स्वागत एएनबी न्यूज पर। रत्नाकर जी, क्या देख रहे हैं कि देश बदल रहा है और बदलते हुए देश में जनता की अपेक्षाएं हैं बहुत सारी, जैसा कि बीजेपी ने बताया है कि देश एक नए भारत का उदय होगा। तो क्या लगता है कि नए भारत के उदय में दिक्कतें दूर होती जा रही हैं, लेकिन कांग्रेस हाशिए पर आ रही है, कैसे देखते हैं? देखिए चंद्रशेखर जी, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आज की जो परिस्थिति है इसमें निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं न कहीं लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जिस तरह से इनके पास बहुमत है, तो कहीं न कहीं जनता ने इनके ऊपर बहुत विश्वास दिखाया है। और जनता ये चाहेगी, हमेशा चाहेगी कि ये जनता की उम्मीदों पे ये बिल्कुल खरा उतरे। चाहे कोई भी मुद्दा हो, जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे पे जनता ने इनके ऊपर विश्वास जताया है। लोकसभा में, राज्यसभा में भी जो बहुमत आया है इनका, जनता ने लोकसभा में जो इनको इतना बड़ा बहुमत दिया है, उसमें लोग ये चाहते हैं कि ये
जो चीजें हैं, जैसे रोजगार की समस्या हुई, महंगाई की समस्या हुई, अर्थव्यवस्था जो नीचे जा रही है उसकी समस्या हुई, कोविड की समस्या में जिस तरह से इन लोग फेल हो गए थे, तो ये सारी समस्याएं जो है, जो किसान का ये वादा किया है कि आज जो गुना करेंगे, हर व्यक्ति को पक्का मकान देने का जो इनका वादा था, तो ये सारी जो आशाएं हैं, उम्मीदें हैं जनता की, वो जरूर निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इसको देखते हुए जनता ने इनके ऊपर विश्वास जताया है। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी जनता ने इनको दिया है, तो उतनी बड़ी जवाबदेही भी इनकी बनती है। और अगर जवाबदेही में ये कहीं भी नाकामयाब रहे या कहीं पे भी अपनी जवाबदेही जो है पूरी तरह से नहीं निभा पाए, तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता के गलियारे में, चाहे सड़क हो चाहे संसद हो, हर जगह इनकी नीतियों को जनता तक लेके जाएगी और उजागर करेगी। क्योंकि विपक्ष ये चाहेगा हमेशा कि जो सत्ता में सरकार बैठी है और इतनी बड़ी बहुमत के साथ बैठी है, तो वो जनता के हित में काम करे। देखिए, चंद मुट्ठीभर पूंजीपतियों के लिए काम नहीं करे, ये जनता के हित के लिए काम करे। लेकिन विडंबना ये है कि जो आज की परिस्थिति देखने को मिल रही है, कहीं न कहीं आम आदमी भी उसमें बहुत पिस रहा है। आप देख लीजिए कि पिछले 12 दिनों में 7.25 रुपए डीजल और पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए हैं, आए दिन गैस के प्राइसेस बढ़ते हैं। तो इस तरह से महंगाई अप्रत्याशित रूप से बढ़ती जा रही है, तो जनता पिस रही है कहीं न कहीं। और जिस मैंडेट से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चुना था, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उसमें नाकामयाब दिख रही है। तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी देखा होगा किस तरह से वो एक रैली निकाल के उन्होंने एक जो बाइक पे फूल माला चढ़ाने का, गैस सिलेंडर पे फूल माला चढ़ाकर एक संदेश दिया है इस सरकार को कि आज जनता की हित की बात करिए और उसके पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ाइए, मत कम करिए। आज आप भले ही महीना 2 महीना से क्रूड ऑयल वार की वजह से आपको भले न पर्याप्त मात्रा में मिल पाता हो, लेकिन इसके पहले भी क्रूड ऑयल जब कम था, $60-62 था, तभी भी आपके प्राइसेस जो है पेट्रोल के दाम 100 क्रॉस हो रहे थे। तो इस तरह से दोहरी नीति न अपनाइए। जो भी आप टैक्स वसूल रहे हैं, एक्साइज के रूप में एक्साइज ड्यूटी वसूल रहे हैं, वो कहीं न कहीं आप जनता के पॉकेट से पैसा लूटने का काम नहीं करिए, जनता को फायदा पहुंचाने का काम करिए। देखिए त्रिशूल जी, मैं एक और चीज बताऊंगा। ये सरकार कहीं न कहीं केंद्रीय एजेंसियों के बारे में, आज सीबीआई जो है, रमन्ना जी ने एक टिप्पणी किया है। अगर शायद आप लोगों ने देखा होगा, आज मेरा डिबेट भी दूसरे चैनल पे उस पे था। रमन्ना साहब ने कहा है कि सीबीआई या केंद्रीय एजेंसियां जो है, जो स्वतंत्र एजेंसियां, कहीं न कहीं उनके ऊपर स्वतंत्रता और स्वायत्तता की जो है एक विश्वसनीयता उनकी घटती जा रही है, उनकी स्वतंत्रता कम होती जा रही है केंद्रीय एजेंसियों का। तो इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है सत्ता में बैठे लोगों के द्वारा। कहीं सीबीआई विपक्ष का कोई नेता है, अगर जो ज्यादा आवाज उठाता है सरकार के प्रति, तो उसके परिवार पे सीबीआई जांच बिठा दी जाती है। महाराष्ट्र की ही बात ले लीजिए, उद्धव ठाकरे जो यहाँ पे मुख्यमंत्री है, उनके परिवार के ऊपर जांच बिठा दी गई। तो और पश्चिम बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, ममता बनर्जी जब उधर चुनाव था, तो उस समय उनके परिवार के ऊपर सीबीआई जांच बिठा दी गई। शरद पवार जी जब चुनाव था यहाँ पे, तो उसके पहले ईडी की जांच बिठा दी गई। तो इस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का जो दुरुपयोग देखने को मिला है, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखने को मिला है। तो इस तरह से इतने बड़े मैंडेट का मैं यही कहूंगा कि दुरुपयोग न किया जाए और जनता के हित के लिए काम किया जाए, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। वो देश के विकास के लिए वो नितांत आवश्यक और जरूरी है। क्योंकि देखिए, आप एक विकास का नारा लेके चले थे और कहीं न कहीं लोगों ने आपके ऊपर विश्वास जताया, भारतीय बीजेपी के ऊपर विश्वास जताया कि जो है विकास का काम अनवरत चलता रहेगा। लेकिन त्रिशूल जी, मैं बताऊं कि जिस तरह से जो अर्थव्यवस्था डाउन हुई है कोविड के बाद, तो ट्रेमेंडस रूप से डाउन हो गई। शेखर अवस्थी जी मगन हो रहे हैं आपकी बातों में, एकदम पूरा मगन होके सुन रहे हैं, एकदम जैसे राग भैरवी सुन रहे हो, ध्रुपद सुन रहे हो, ऐसे सुन रहे हैं आपकी बातों को। जी सुन ले। वो जब विपक्ष की बातों को गंभीरता से नहीं लगे, तो देश की परिस्थिति ऐसे ही होगी। मैं विपक्ष में बैठा हूँ अगर, और मैं इनकी कमियों को जब उजागर करूंगा और उसको गंभीरता से नहीं लेंगे और ऐसे ही मंद मंद मुस्कुराएंगे, तो कहीं न कहीं आप उसकी गंभीरता को कम कर रहे हैं। विपक्ष की बातों को ध्यान से सुन नहीं रहे हैं। आप विपक्ष की बातों को सुनिए। आज जनता त्राई कर रही है, महंगाई आज
45% बढ़ गई है सिर्फ 2 साल के दौरान। आप एक साल में पिछले 2021 में 3 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। प्रधानमंत्री जी कहते थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो छोड़िए वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बची खुची नौकरियां हैं वो भी नौकरियां हाथ से जा रही हैं लोगों के हाथ से। तो कहीं ना कहीं आप जो पॉलिसी लेके चल रहे हैं, जो नीति लेके चल रहे हैं, नीतिगत फैसले जो है आपको कहीं ना कहीं कमजोर दिख रहे हैं। जो जनता का फायदा कहीं नहीं दिख रहा है उसमें। बेरोजगारी बढ़ रही है, चरम पे है। 45 साल में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। महंगाई देख लीजिए चरम पे है आज। और अर्थव्यवस्था देख लीजिए। रत्नाकर जी, मैं मौका दे दूं शुभेंदु जी को बोलने का। जी शुभेंदु जी, आप विपक्ष का राग विरोध सुन रहे थे, कैसा लगा आपको सुनकर? ये तो दिख ही रहा है कैसा लगा आप तो जैसा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी परम वैभव की ओर अग्रसर है। अब यही उम्मीद जनता को भी है कि वो कब परम वैभव की ओर अग्रसर होगी। ये बड़ा कठिन और बड़ा गंभीर सवाल है। मैं आपकी मुस्कुराहट पर कोई चालान नहीं बनाना चाहता, लेकिन दरअसल लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं और बड़े लंबे प्रयोग के लिए बीजेपी को चुन लिया है लोगों ने हिम्मत करके। अब उन्हें फर्क नहीं पड़ता छोटे मोटे विरोध से, क्योंकि जिस तरह लगातार जनादेश आपको मिल रहा है उससे कहीं ना कहीं ये बिल्कुल तय हो गया है कि बड़े लंबे प्रयोग के लिए बीजेपी को चुन लिया है। लेकिन उसके साथ एक बात और है कि उस लंबे प्रयोग में एक नए भारत का निर्माण हो, जैसा कि आप कहते हैं, और एक ऐसा वैभवशाली भारत पूरी दुनिया के माथे पर चमक रहा हो, जैसा आप कहते हैं, और बेरोजगारी से मुक्त भारत हो, संसाधन से युक्त भारत हो, और लोगों के लिए अनुपयुक्त भारत हो, उपयुक्त भारत हो। ऐसा भारत चाहिए। अब इस प्रयोग में दोनों सदन के पास बहुमत आपके पास आ रहा है, क्या सोचते हैं कैसे करेंगे सब चीज़ों को? जी, जब हम बहुत छोटे थे और शाखाओं में जाते थे अपनी बाल संसेवक के रूप में, और बहुत बार जब बौद्धिक होता था सुना कि भारत माता को अपने परम वैभव पे पहुंचाना है, तो ये बात छोटे मन को समझ में नहीं आती, छोटे बच्चों को समझ में नहीं आती कि भारत माता ने परम वैभव पर कैसे पहुंचेगी और क्या क्या होगा कि भारत माता अपने परम वैभव पे पहुंचेगी, ऐसा कैसे पता चलेगा हमको। अब इस और फिर बाद में लगभग 2010-2011 के आसपास ऐसा लगने लगा कि क्या हम इस देह से अपनी जीवन में जो हमारी जो जीवन है, इस देह से क्या हम अपने आंखों के सामने परम वैभव को देख पाएंगे। अब ये जो परम वैभव की बात करी है, माता के वैभव की बात की है, राष्ट्र निर्माण की बात करी है, राष्ट्र की बात करी है, ये ऐसे देखने को मिलता है कि जब दो बड़े राष्ट्र युद्ध कर रहे होते हैं। मैं शुभेंदु जी आपकी बात में खलल नहीं डालना चाहता, लेकिन आपसे जवाब लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे आशुतोष शर्मा जी के पास। आशुतोष शर्मा जी। जी देखिए, मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी कोई भी आपको हमारे को कुछ दे नहीं रही, लेकिन हम यहाँ आपके चैनल के माध्यम से जुड़े हैं अपनी राय व्यक्त करने के लिए कि जनता को हम बता सकें कि काफी समय के बाद 1988 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक सेंचुरी लगाई है। इसमें 100 से ज्यादा सदस्य राज्यसभा में आए हैं। 2012-13 में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल 47 राज्यसभा में मेंबर थे, जो आज की तारीख में 100 हो गए हैं। जनता पार्टी के कार्य को देख रही है, पहचान रही है। सोशल मीडिया का टाइम है, जनता को दिग्भ्रमित करना आज किसी भी पार्टी के लिए, किसी भी नेता के लिए आसान नहीं है। जनता जानती है कि आपकी कथनी और करनी में कुछ फर्क है, या जो कथनी है वो करके भी दिखा रहे हैं या नहीं। और जनता केवल उसी का साथ दे रही है जो कहा जा रहा है उसको करके दिखाया जाए। अपोजिशन पार्टी ने हर चीज को आप सकारात्मक कार्य करें, उसको भी अपोज करें, नकारात्मक तो है ही है। तो आज की तारीख में सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि देश के विकास, जनता का विकास किसमें है, जनता के हित और देश के विकास को सर्वोपरि रखते हुए हम सब एकजुट होकर के जो भी पार्टी सत्ता में उसका साथ दे करके देश को आगे बढ़ाएं।
दुनिया में इस समय बड़ी विकट समस्या चल रही है, यूक्रेन रशिया का युद्ध है, उसका वो भी एक कारण है। विश्व में हम देख रहे हैं पिछले 2 साल से बेरोजगारी और महामारी से जूझ रहे थे, कोविड की वजह से कितनी जनता पूरी दुनिया में परेशान रही है। उसके बावजूद हमारे देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने 180 करोड़ 190 करोड़ के करीब टीकाकरण किया, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। अमेरिका जैसा देश जिसकी आबादी भारत से 1/4 है, केवल 33 करोड़ के करीब आबादी है, और भारतवर्ष की 135 से 40 करोड़ की आबादी है, 190 करोड़ टीकाकरण किया जाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जो दूसरी बात कही अभी बेरोजगारी की समस्या केवल भारत में नहीं है, दुनिया विश्व इस बेरोजगारी और महंगाई की समस्या जूझ रहा है। तेल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, तेल का आयात। तो आप इस तरह की बात कर रहे हो तो बीजेपी, कांग्रेस को लगता है आप बीजेपी की तरफ ही बोल रहे हो। नहीं सर, मैं बीजेपी की तरफ से नहीं बोल रहा। बीजेपी मेरे को कुछ नहीं दे रही, कांग्रेस मेरे को कुछ नहीं दे रही। लगता तो ऐसा ही है ना। मैं जो विकास हो तो वो देख रहा हूँ। चंद्रशेखर जी, मुझे बीजेपी से कुछ नहीं लेना। मैंने ना योगी जी को देखा ना मोदी जी को देखा। मैं किसी की उसकी बात नहीं कर रहा, मैं तो एक निष्पक्ष बात कर रहा हूँ कि आज के करंट सिनेरियो में विश्व की अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ जा रही है। अमेरिका जैसे एक समृद्ध देश जिसको कहा जाता है, कोरोना महामारी में अपने देश में लोगों को टीकाकरण नहीं कर पाया। विपक्ष जो सारी बातें कर रहा है सब निराधार है। है जी, विपक्ष जो बात कर रहा है सब निराधार है। नहीं, निराधार मैं नहीं कह रहा, निराधार नहीं। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश में है, मैं मना नहीं कर रहा। महंगाई की दर बढ़ रही है, उसको हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम देश छोटे से बराबर के देश को देखें जिसकी मात्र आबादी 2.5 करोड़ की है। कल ही मैं अब आशुतोष जी बीजेपी मनमानी करेगी क्योंकि दोनों सदनों में बहुमत के करीब है। अब राज्यसभा में बहुमत आ गया है, अब ये जो चाहेंगे वो करेंगे, खुली छूट मिल गई है। क्यों रत्नाकर, मैं आ रहा हूँ आपके पास आ रहा हूँ। क्यों रत्नाकर जी? जनता बिल्कुल मैं अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा कि जिस तरह से इनको बहुमत राज्यसभा में भी है, लोकसभा में भी है, तो ये कानून जो है जो सुविधाजनक रहेगी इनके हिसाब से वो पास कर सकते हैं। लेकिन अगर इतनी बड़ी बहुमत है तो उस बहुमत का इस्तेमाल जो है देश हित के लिए करना चाहिए। नहीं देखिए रत्नाकर जी, आप जो कहते हैं ना कि आप ये दुरुपयोग कर रहे हैं एजेंसियों का, ये कह रहे हैं हम सदुपयोग कर रहे हैं, ये ऐसा कहते हैं? नहीं, आज का ही स्टेटमेंट उठा के अगर देख लीजिए, जो सीबीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमन्ना जी हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है कि राजनीतिक पार्टियां जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग कर रही हैं आज के डेट में। और ये साक्षात हाथ कंगन को अरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप हर जगह देख सकते हैं। विपक्ष का अगर कोई नेता है, अगर वह बोलता है तो उसके ऊपर ईडी की जांच बिठा दी जाती है, सीबीआई की जांच बिठा दी जाती है, आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। तो ये दुरुपयोग तो हर जगह कर रहे हैं ना। वही तो हम कहना चाह रहे हैं कि आप जो है कहीं न कहीं एजेंसियों का इस्तेमाल सही जगह करिए और सही तरीके से करिए। मैं आपको एक और वाकया याद दिलाना चाहता हूँ। कुछ दिन पहले शरद पवार जी ने कहा था कि ईडी का नाम 4 से 5 साल पहले कोई नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? कि ईडी जो है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का जो काम होता है वो काम होता है कि जहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का काम होता है उसको पकड़ना और उसको सजा दिलाना, या तो कहीं पे घोटाले होते हैं उसको पकड़ना। उसे काम में नहीं लिया आपने, इनने काम में पूरी तरह ले लिया उसे। हाँ, तो ये ईडी का नाम आज बच्चा जानता है देश का। उसको क्या मालूम क्यों ईडी का काम क्या होता है? उसको ये जरूर मालूम है कि आज फलाने नेता के ऊपर ईडी की जांच हुई है। आज महाराष्ट्र में शरद पवार के परिवार के ऊपर ईडी की जांच हुई है। आज जो विपक्ष के नेता है कर्नाटका में चले जाइए, वहां पे हमारे विपक्ष के नेता है, उनके ऊपर ईडी की जांच हो रही है। तो हर जगह ईडी की जांच ये लोग अस्त्र के रूप में कर रहे हैं। जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उसको अस्त्र के रूप में कर रहे हैं। न्यायपालिका लेकिन अब तो और मुसीबत हो जाएगी, आपको कानून बना देंगे। ये दोनों सदन में बहुमत है इनके पास, इसीलिए कहा गया है। देखिए त्रिशूल जी, मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी के पास भी कभी 404 लोकसभा में सांसद थे और राज्यसभा में हम भी 100 सैकड़ा पार थे। लेकिन हम कभी निरंकुश नहीं हुए, हम कभी चंद पूंजीपतियों के लिए काम नहीं किए। रत्नाकर जी देखिए, मेरे को ऐसे सहन नहीं होता। निरंकुश हो गई तो आपातकाल लगा, अगर अंकुश में होते तो कहाँ लगता आपातकाल, बताइए। नहीं देखिए
और सवाल मेरे को पूछना पड़ता है, मुझे सवाल पूछने की आजादी होनी चाहिए। 1984 में हम लोगों ने जब ही ये किया, और आपातकाल उसके पहले लगा था, 404 सीटें थी 1984 में, तो वो उस समय कोई आपातकालीन नहीं था। मैं आता हूँ आपके पास। शुभेंदु जी देखिए, कोई आपातकालीन नहीं था। शुभेंदु जी देखिए, कहीं न कहीं ये रत्नाकर जी जो कह रहे हैं ना, ये रत्नाकर जी का अपना एक विपक्ष का अपना दर्द है, और विपक्ष में जब आप थे आपका भी अपना दर्द हुआ करता था। लेकिन जनता ये चाहती है कि शासन निरंकुश ना हो और राजा के अंदर इतना सद्भाव हो कि वो जनता की दिक्कतों और मुसीबतों को पहचाने और उनका तुरंत निदान करे। ये दरअसल शासन से उम्मीद होती है। दोनों सदनों में बहुमत आपको मिल रहा है, तो अब ऐसे में जनता के लिए जो आसान जीवन हो जाए, ऐसे कई बिल हैं, उनका पास होना भी लाजमी है। लेकिन इसके साथ साथ और क्या होगा, ये हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, 3 तलाक की बात करते हैं, धारा 370 के जो अभी समाप्तिकरण का होना है उसकी भी बात करते हैं। कुछ चीज़ें अटकी रह गई हैं, उनको पूरा करेंगे, लेकिन बहुत सारी उम्मीदें जनता को है। हमने पहले भी कहा, और अपने पिछले 7 सालों में कोई भी एक ऐसी घटना हो जिसमें हम निरंकुश हुए हों, तो आप बताओ हमको। मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, पूरे दिल्ली में, पूरे राष्ट्र में समझ लो, जो थोड़ा बहुत भी पॉलिटिक्स जानता है, शरद पवार जी के ऊपर यदि ईडी की, उसके परिवार के ऊपर किसी ईडी की कोई कमेटी बैठती है या जांच बैठती है, तो वो गलत होगा, ये कोई भी नहीं मानेगा, ना कांग्रेस को लोग मानेंगे। ठीक है भैया, सुनो, तुम्हें रत्नाकर जी, मैं आप बोल रहे थे तो मैं नहीं बोल रहा था, मैं बोलता ही नहीं। आप बोलिएगा, आपको समय जरूर देंगे त्रिशूल जी। कोई बात किसी पे जांच बैठी जाती है तो उसके ऊपर कुछ प्रश्न होते हैं, तो जवाब दे। फिर ये जो ईडी होते हैं, ये कोर्ट में जाते हैं, आप भी कोर्ट में जाते हो, और उसके बाद यदि आपको गलती नहीं है तो आप छूट जाते हो, नहीं तो केस में अंदर जाते हो। मेरा ये कहना है, ये तो कहीं ना कहीं चलेगा, पर आपने ये सोचिए, धारा 370 खत्म करी, 35A खत्म किया, कश्मीर को ठीक करने का प्रयास किया, और उसके बाद आज की न्यूज आपने कल सुनी होगी कि जल्दी ही हम वहां पर चुनाव के लिए प्रणाली, चुनाव का एक कार्यक्रम चालू करेंगे। नॉर्थ ईस्ट में 2 स्टेट्स के बीच में कितना झगड़ा चलता था। अभी 3 दिन पहले हमारे गृह मंत्री जी ने लगभग 20 विषयों पर लेके आधे विषयों पर हमने एग्री कर गए और झगड़ा खत्म हुआ। कि मैं कहना चाहता हूं कि एक बार भी एक जगह पर निरंकुश हुआ हो कोई, हमने कोई ऐसी कोई हमने एक्टिविटी करी हो जिससे आपको लगे कि हमने गुस्से में आके कर दिया हो, पर आप संसद नहीं चलने दोगे, आप अपना मोबाइल फोन नहीं भेजोगे कि चेक करने के लिए कि इसमें जांच हो रही कि नहीं हुई, इसमें कहीं आपकी जासूसी हुई कि नहीं हुई। अरे साहब, आप अपने को घर ठीक करो। रत्नाकर जी, आपके यहाँ पर G23 है, अभी भी जो घटना हुई राजस्थान में, हम अपने भारत के हिंदू लोग यदि हिंदू दिवस पर बाइक से रैली नहीं निकाल सकते और एक विशेष समुदाय के एरिया में जाने के बाद वहां पथराव होता है और लोगों को चोट लगती है, तो इसको परम वैभव पे आने के लिए हम पहुंच तो रहे हैं, पर अभी बहुत है। हमने कभी नहीं कहा कि हमको कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, कांग्रेस विचारधारा मुक्त भारत चाहिए। आप बहुत अच्छे सजग विपक्ष का प्रयोग करिए और आप कम से कम विषय को अच्छे रखिए। पूरे 5 हफ्ते में एक बार विजय चौक पर यदि आप लेके बैठे हो, हम लगातार यदि आंदोलन करते थे महंगाई का, तो लगातार 40 दिन करते थे, कहीं कुछ रुकता नहीं था। पर आपको इस तरीके के, जहाँ पे जो भी आंदोलन होगा, यदि किसान आंदोलन हो रहा है तो आप कह रहे हो हम साथ में खड़े हैं, क्योंकि अपने आप आंदोलन आप कर नहीं सकते हैं। किसान छोड़ दो, हिजाब आंदोलन हो रहा है तो आप कहते हो हमारे साथ खड़े, हम आपके साथ खड़े हैं। बिहार में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का कोई यदि स्टूडेंट का कोई आंदोलन हो रहा है, आप अपने ताकत में आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते, तो आप कहते हो हम तो आपके साथ खड़े हैं। इस तरीके से साथ खड़े होने से विपक्ष की भूमिका नहीं आती। हम जब 2 थे,
जब हम दो थे रत्नाकर जी, तब भी विचारधारा नहीं छोड़ी थी और अटल जी ने कहा था आज हम पर हंस लीजिए, नोटेड है आपके लोकसभा में। अटल जी ने कहा था कि ये आप हंस लीजिए हम लोगों की कमी पर, हम दो लोग बैठे हैं, पर एक ऐसा दिन आएगा जब आप पर लोग हंसेंगे। तब भी नहीं कहा उन्होंने कि हम हंसेंगे। ये विचारधारा है, हम विचारधारा रत्नाकर जी तब भी दो थे और अब भी दो ही हैं जो आपको कहीं ना कहीं परेशानी में डाले हुए हैं। मुझे जरा दो 5 मिनट दीजिएगा, जरा 2 5 मिनट दीजिएगा। काम है कहना। अवस्थी जी, अब राहुल गांधी क्या कहेंगे? वो कभी अडानी और कभी अंबानी का नाम लेके आएंगे। देखिए 2 5 मिनट दीजिएगा। अब ये तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये जनता कहना चाहूंगा है कि जब तक हम जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे साथ है। जिस दिन हम भी छोड़ देंगे तो ठीक है। हमारी भी हालत मैं कांग्रेस जवाब की ले होगी। लेता हूँ, फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगा, आप जवाब दे दीजिए अपना। जी देखिए, जो अवस्थी जी बैठे हैं, कहीं ना कहीं यह आरएसएस विचारधारा के प्रचारक हैं। अरे पूरी तरह से हैं, प्रचारक कहीं ना कहीं कहा आपने, कहीं ना कहीं क्यों कहा, पूरी तरह से रचे रंगे मढ़े हुए हैं पूरे उसमें। हाँ भरे हैं ना, भरे हैं। इसीलिए हर चीज को ये घुमा के 370 मंदिर, हिजाब, 80-20 इन चीजों पे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे। सरकार बना ली, करेंगे लेकिन रत्नाकर जी मुख्य सरकार मुद्दा बना क्या ली है? कई राज्यों में और केंद्र में। हाँ, मुख्य जो देखिए क्या है, सरकार बना रहे हैं ये लोग, किस प्रकार से बना रहे हैं ये सारी जनता जानती है। कर्नाटक में इन्होंने किस तरह से सरकार बनाया, त्रिशूल जी सब लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश में सरकार इन्होंने किस तरह बनाया, सब लोगों ने देखा। ये लोकतंत्र में विश्वास करने वाले नहीं लोग हैं, ये नोट तंत्र में विश्वास करने वाले हैं लोग हैं। मैं इन्हीं के आरएसएस के एक नेता की बात याद दिला देता हूँ। इनके जो राम माधव जी ने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति में आ गई है कि जहां पे जनता हमको सरकार चुन के लाती है वहां तो हम सरकार में रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जहां हमें जनता चुन के नहीं लाती है वहां पे भी हम सरकार बनाने में आज सक्षम हैं। इस बात को गहराई से समझिए, वो क्या बोलना चाह रहे थे, समझ रहे, वो गोवा यही कहना को चाह भी रहे देखा थे। आपने, समझ रहे हैं जी, वो ये कहना चाह रहे थे जो इन्होंने कर्नाटक में किया, जो इन्होंने मध्य प्रदेश में किया। तो ये किस लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं? देखिए, ये कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात करते हैं, कांग्रेस आज बिल्कुल जरूरी है। आप भले कुछ कह लीजिए, कांग्रेस बिल्कुल जरूरी है, विपक्ष का होना उतना ही जरूरी है। अगर विपक्ष सशक्त नहीं होगा, सुन लीजिए, हमने बड़ी बात तो आपने कहा ही, कांग्रेस विचारधारा मुक्त भारत चाहिए हमको। जी चाहिए हमको, चाहिए हमको। अवस्थी तो जी हमको याद दिलाता रहे कि हमको किससे लड़ना है। बीच में टोक देंगे तो वो ऐसे मत वो कीजिए। लय देखिए गड़बड़ हो विपक्ष जाएगा। का ये बीच में- ठीक नहीं है, विपक्ष के प्रति आपका ये दृष्टिकोण बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जी देखिए क्या है त्रिशूल जी, सम्मान तो पूरा करना चाहिए विपक्ष का, कर लोकतांत्रिक रहे हैं प्रक्रिया। सर, हमने त्रिशूल जी, और रत्नाकर जी इस समय आपके सामने विपक्ष के रूप में ही है। हाँ, मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए सर। हाँ। देखिए क्या है, ये जो है लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं, नोट तंत्र में विश्वास करते हैं। आपको एक और घटना मैं याद दिलाना चाहता हूँ। मेरे मित्र जो बैठे हैं और जो लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं और परम वैभव की बात जो कह रहे थे, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब पंचायत का चुनाव चल रहा था तो उस समय वीडियो कितने वायरल हुए थे। जबरदस्ती इन लोगों ने विपक्ष के लोगों को, जो समाजवादी पार्टी के है या कांग्रेस पार्टी के लोगों का पर्चा तक नहीं नॉमिनेट करने दिया, भरने दिया, और जबरदस्ती पर्चे फाड़े, कपड़े फाड़े। वो वीडियो सारे लोगों ने देखा। तो ये किस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। आज अगर विपक्ष मजबूत नहीं होगा या मजबूती से अपनी आवाज को नहीं उठाएगा तो ये लोग निरंकुश हो जाएंगे। इनके ही मंत्री नितिन गडकरी, अभी कुछ दिन पहले का स्टेटमेंट है जो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है कि देखिए, जीतना और हारना एक अलग चीज है। रत्नाकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। रत्नाकर जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन आशुतोष शर्मा जी के पास मैं आ रहा हूं अभी। आशुतोष जी, क्या लगता है कि दोनों सदनों में बहुमत के बाद जो भी बिल पास होंगे और जो भी कानून पास होंगे, क्या लगता है विपक्ष को सब पसंद थोड़े आएंगे? फिर ऐसे में तो और ज़्यादा मामला गंभीर होगा।
देखिए चंद्रशेखर जी, विपक्ष का काम हर चीज का विरोध करना नहीं होना चाहिए। देश के प्रगति के लिए जो भी सकारात्मक कार्य है उसको उन्होंने सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। बहुत से बिल हैं, 370 का, 35A, ट्रिपल तलाक और बहुत से बिल जो थे अटके पड़े थे। लोकसभा में तो बीजेपी ने पास करा लिए, लेकिन राज्यसभा में पास कराने में बड़ी दिक्कत आ रही थी। इसी तरह से और भी कुछ जो अन्य बिल पेंडिंग है उनको क्लियर करने में इस समय सरकार को आसानी रहेगी। विपक्ष का जहाँ तक काम है वो विपक्ष अपना काम करते आ रहे हैं, हर चीज का विरोध करते रहे। उनसे पूछिए कि 370 धारा हटाने में इनको क्या दिक्कत थी विपक्ष को, जो आज विपक्ष की बात कर रहे हैं। 35A हटाने में क्या परेशानी थी? या राम जन्मभूमि का अगर कोई मंदिर बन गया जो 500 साल से नहीं बन रहा था, इसमें इनको क्या परेशानी थी? भारत में रह रहे हैं, भारत का मंदिर था, एक विदेशी आक्रामक आता है यहाँ पे मंदिर को ध्वस्त कर करके एक मस्जिद बना लेता है और वो 500 साल तक मस्जिद खड़ी रहती है। क्या हमारे लिए शर्म की बात नहीं कि हम इतने बड़े सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड होते हुए अपने देश में अपने एक मंदिर का निर्माण नहीं कर पा रहे? आप भी बिल्कुल बीजेपी की 370 धारा का कितना दुरुपयोग होता रहा है पिछले 70-75 वर्षों में। अगर उसको हटा दिया गया तो इसमें क्या इनको बुरा लग रहा है? ये भी बीजेपी की साजिश है। हाँ, मैं रत्नाकर जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, कहाँ सम्मान मैं कर उनका रहे हैं? विरोध आप तो नहीं कर विपक्ष का रहा, अपमान कर रहे हैं लेकिन बिल्कुल एकदम। अरे साहब सम्मान कर रहे हैं, इतने सामान्य व्यक्ति हैं, आपके माध्यम से वो अपने बात को दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो भी अच्छे कार्य सरकार करे, भले ही वो कांग्रेस की सरकार हो, तो उसका बीजेपी समर्थन करे, और बीजेपी कर रही है तो कांग्रेस को भी समर्थन करना चाहिए। तो काम तो कोई समर्थन का करे बीजेपी कोई समर्थन का काम करे तभी तो कांग्रेस करेगी समर्थन। जिन चीजों को कांग्रेस ने रोक रखा था बीजेपी वही सब काम कर रही है। देखिए कांग्रेस कहती है 370 को हटाओ, 35A को हटाओ, अब ये मंदिर का निर्माण रोक दो। 500 साल 70 साल कांग्रेस सत्ता में रही, इसको किसने रोका राम मंदिर के निर्माण? अरे तो राजीव गांधी ताला राजीव गांधी ने खोला था, आशुतोष जी। राजीव गांधी ने ताला खोला था, मैं बिल्कुल मानता हूँ। राजीव गांधी 1984 से 89, 89 ऑनवर्ड्स, 11 और 22, 19, 30 साल के बाद बीजेपी क्या है, ले उड़ती है मामले को। चक्कर ये है जी, कांग्रेस बीजेपी ले उड़ती है मामले को, बीजेपी ले उड़ती है, उड़ा ले जाती है मामले को। नहीं उड़ा के नहीं ले जाती है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत सारे कार्य हो रहे हैं। बीजेपी अपनी कोई वो नहीं दिखा रही है कि मैं बहुमत में तो जो मन चाहा काम कर रही है, तो कानूनी प्रक्रिया के तहत सारे कार्य हो रहे हैं। इसमें बीजेपी का क्या रोल रहा है? ये तो कानून ने, जो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया उसको सर्वमान्य होना चाहिए। उसका विरोध करने का क्या मतलब हो गया? कपिल सिब्बल ने अपोज किया, कपिल सिब्बल जी ने अपोज किया जी। तो उसको जो अच्छा कार्य हो रहा है उसका सकारात्मक कार्य में देश के सहयोग देना चाहिए। देश के चौमुखी विकास के लिए क्या अच्छा है। मैं आता हूँ रत्नाकर जी, कुछ कहना चाह रहे, बताइए, कहिए आप। दो प्रश्न है जिसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। एक तो मंदिर का जो मामला इन्होंने उठाया है उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। दूसरा एक भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र ने जो कह रहे थे कि हम कहाँ निरंकुश हो रहे हैं। दो प्रश्न है जो मैं बात कर रहा हूँ, स्पष्ट बताइएगा। बिल्कुल कहाँ निरंकुश हो रहे हैं? बिल्कुल स्पष्ट। रही बात मंदिर की, मंदिर का हमने कभी विरोध नहीं किया, लेकिन हम चाह रहे थे कि मंदिर को शांतिपूर्वक एक कानूनी दायरे में उसका हल निकालें, और हम वो चाहते थे और हमने प्रयास भी किया। आप अगर देख लीजिए, रत्नाकर जी मुझे थोड़ा सा त्रिशूल जी पूरी बात कर लेने दीजिएगा, पूरी बात कर लेने दीजिए। ठीक है, राम को काल्पनिक चरित्र आपने ही बताया, तो चलिए ठीक है। वो व्यक्तिगत किसी का अगर स्टेटमेंट आ जाता है, पार्टी का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, अंबिका सोनी ने हलफनामा दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में। पार्टी का ऑफिशियल कपिल सिब्बल ने बोला था, कपिल सिब्बल ने स्टेटमेट किसी का हो सकता है। देश की सर्वोच्च न्यायालय में बोला है। देखिए त्रिशूल जी मेरी बात चलिए आप बात रखिए, सुनिए आशुतोष जी बात रखने दीजिए। बीच में क्वेश्चन पूछ देंगे तो नहीं, ठीक है, बात रखिए। देखिए मंदिर का ताला भी राजीव गांधी ने ही खुलवाया था, क्योंकि हिंदुओं का सम्मान करना एक हमारे संस्कृति में है। इस देश की 80% जनता जो है वो हिंदू है और बहुसंख्यक है। अगर हम उसके लिए काम नहीं करेंगे वो हमें क्यों वोट देगी? वो क्यों वोट देगी? तो कहीं न कहीं राजीव गांधी ने मंदिर का ताला खुलवाकर ये संदेश दिया था कि हम हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, हम तो स्वयं
हिंदुओं का भला चाहते हैं और मंदिर का ताला खुलवाकर वो चाह रहे थे कि पूजा पाठ शुरू किया जाए। प्रवीण तोगड़िया का एक बयान है, एक वायरल वीडियो है, इन्होंने भी देखा होगा। त्रिशूल जी, ये अवस्थी जी ने प्रवीण तोगड़िया का एक वायरल वीडियो है जो आप देख लीजिएगा। देख के बड़े हो गए प्रवीण तोगड़िया के वीडियो। नरसिम्हा राव के बारे में क्या कहा था, मैं ये ऑफिशियली नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। वर्ष में आप मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं करा पाए। आशुतोष जी मैं आ रहा हूँ। लेकिन मेरे मित्र जो है अवस्थी जी, उसको भली भांति जानते होंगे कि प्रवीण तोगड़िया जी ने क्या कहा था मंदिर के बारे में, और नरसिम्हा राव सरकार उस समय थी, उस समय क्या उनकी भावना थी। दूसरी चीज देखिए, नरसिम्हा राव सरकार में हम लोग अध्यादेश लेकर आए कि मंदिर वहाँ पे बनना चाहिए, लेकिन उसका अपोज कौन किया? यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मंदिर नहीं बनाने का अपोज किया। इन्होंने कहा कि नहीं, मंदिर नहीं बनेगा। इन्होंने अपोज किया था नरसिम्हा राव सरकार में। अगर ये ना बोलते तो मैं अरे तो आपने कहाँ बताया लोगों को कहाँ पता ये बात? ये बात मैं मना कर रहे हैं, ये मना कर रहे हैं स्पष्ट। कभी नहीं कही, कभी ये मना कर रहे हैं स्पष्ट। मना करेंगे। ये देखिए, ये सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि इनको अपना प्रोपेगेंडा चलाना है। ये सच्चाई स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, अब हम भी जवाब देते सुन लीजिए, सुन रत्नाकर जी, इनका जवाब ले लेता हूँ एक बार। मना किया था आपने? चलिए सुन लीजिए शुभेंदु जी। एक मिनट और का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न पूछ लीजिएगा। हाँ, मेरा ये कहना है कि मंदिर को बनाने का कभी आपने काम नहीं किया, दिल से तो कभी काम नहीं किया, खाली जो कुछ कभी किया तो आडंबर दिखाने के लिए काम किया। यही फर्क है आप में और हम में। यदि हम भगवान को मानते हैं तो दिल से मानते हैं। आप जनेऊ पहन के घूमते हो, कभी कभी प्रियंका जी मंदिर चली जाती है जब चुनाव आते हैं, ये फर्क है। आपने वोट के लिए कभी टोपी पहनी है और कभी जनेऊ पहना है, ये फर्क है हम में आप में। हमने यदि सबका साथ और सबका विकास की बात करी है तो हमारी अपनी आस्था को हमने जिंदा रखा है, और वोट के लिए हमने कभी गोल टोपी नहीं पहनी है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो भी आपने काम गिनाए ना राम मंदिर के लिए, वो दिखाने के लिए हमेशा आपने मुसलमानों के तुष्टीकरण का वोट जीतने के लिए चाहा और उनके भलाई नहीं होने दी। इसलिए बुरा ना लगे आपको, जब जहां जहां जैसा आपने नाटक करके फायदा होने का मौका लगा, आपने वैसा नाटक किया है, जनता ने देखा है। अब नाटक खत्म हो गया है। सुन लीजिए, अब जवाब एक और उनका कुछ सवाल है आपसे। ये इनका एजेंडा होता है, ये मंदिर पे और 370 पे ही लेके आएंगे। आप मुख्य मुद्दे से भटकिए मत, मुख्य मुद्दा से मत भटकिए। महंगाई, बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, किसानों का जीवन स्तर को सुधारना, आर्थिक मंदी, कोविड में इनका मिसमैनेजमेंट, ये मुख्य मुद्दे हैं। ये मुद्दों से भटकाएंगे ये आपको। जवाब दे सकते हैं। हमें कहाँ भटका रहे हैं, हम तो आपको बराबर मौका दे रहे हैं ना, आप कहिए जो कहना है आपको। भटकाएंगे, इसलिए मुझे दूसरी बात कहने का, आप मुझे 1 मिनट का टाइम। नहीं, आप लीजिए समय आप। और शुभेंदु जी सुनिए भी आप। जी शुभेंदु जी, और मुस्कुराइए मत आप, ये बिल्कुल गंभीरता से सुन लीजिए। हाँ ठीक है ना रत्नाकर जी, आप बोलिए। मेरा हंसने वाला चेहरा है, मैं क्या करूं? चलिए ठीक नहीं, है। आप हंसिए। चंद्रशेखर जी इनके चेहरे में बन जाइए, लेकिन गंभीरता इनमें पूर्ण रूप से नजर आ रही ठीक है, आप कहिए रत्नाकर जी, आप सवाल उठाइए। जी देखिए, शुभेंदु जी कह रहे थे कि हम आज बहुमत में है, लेकिन हमने कभी बहुमत का निरंकुशता नहीं दिखाई थी। ये इनका पिछला स्टेटमेंट में ये कहा था इन्होंने। मैं ये बताना चाहता हूँ कि निरंकुशता, ये जो स्टेटमेंट है इनका, ये किस तरह से दो अर्थी है। जब विपक्ष के ऊपर कार्रवाई करने की बात आती है तो ये परेशान करते हैं, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं। ठीक है, किसी के ऊपर सीबीआई की जांच बिठाते हैं, किसी के ऊपर ईडी की जांच बिठाते हैं, किसी के ऊपर एनआईए की जांच बिठाते हैं, इंद्रेश जी को किसने बंद किया, बिठाते हैं, किसी को इनकम टैक्स समझौता एक्सप्रेस। शुभेंदु जी, आपने तो नया आतंकवाद डेवलप कर दिया था, भगवा आतंकवाद। ये बिल्कुल ये चलता रहेगा, लेकिन समय समाप्त हो रहा है। आशुतोष शर्मा जी, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, रत्नाकर सिंह जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल फर्क ये है कि दूध के बदले यदि चावल का घोल, नमक का पानी है, तो लोकतंत्र की सारी बातें बचकानी बेमानी है। दरअसल बच्चों को दूध की जगह दूध मिलना चाहिए और लोगों को महंगाई से निजात मिलनी चाहिए। शायद यही उम्मीद है कि बीजेपी दोनों सदनों में आए, बहुमत से सारे विधेयक पारित करवाए और प्रयोगवाद के नए शिखर पर पहुंचे, लेकिन जनता की उम्मीदें भी कहीं ना कहीं पूरी हो। शायद ऐसा होगा, इसी उम्मीद में विपक्ष
और जनता है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। ब्रेक के बाद फिर हाजिर है, सीधे चलेंगे शुभेंदु शेखर अवस्थी के पास। शुभेंदु जी, मैं ये कह रहा था कि हमको ऐसा लगा कि परम वैभव क्या होता है, तो उसको समझने के लिए हमने अभी कुछ घटनाएं समझे तो पता चलेगा। दो बड़े देशों के बीच में युद्ध हो रहा है और बड़ा गोलाबारी हो रही है, उसमें से भारतीयों को निकालना है। दोनों देश एक साथ शांत होते हैं, बोले भारतीयों को निकालने के लिए हम 8 घंटे कोई गोलाबारी नहीं करेंगे, और उसको 10 घंटे तक उन्होंने और 2 घंटे और बढ़ाया। इसको भारत माता का परम वैभव कहते हैं। कि भारत के जिस गाड़ियों के ऊपर भारत का नक्शा लगा होगा, भारत का जो झंडा लगा होगा, उससे बम नहीं मारना है, इसको परम वैभव कहते हैं। अफगानिस्तान से बच्चों को लाना, इसको परम वैभव कहते हैं। और जब पहले के जमानों में कुछ वैश्विक समस्याएं आती थी, वैश्विक बीमारी आती थी, बहुत बार आई भारत में, तो लोग भूख से ज्यादा मरते थे, दवाइयों की कमी से कम मरते थे। इस बार नहीं हुआ। उस समय पर कोई जब बीमारी आती थी तो भारत में वैक्सीनेशन आते आते, यदि अमेरिका में वैक्सीनेशन आज लगता था तो 20 साल बाद भारत में उस वैक्सीनेशन को बनाया जाता था। हमने देखा कि यदि 14 दिसंबर को अमेरिका में वैक्सीनेशन चालू हुआ तो 16 जनवरी को भारत में भी चालू हुआ। और कितनी बड़ी संख्या, 180 करोड़ वैक्सीनेशन हो गया। एक एक जगह पर जिसको भी अपना सर्टिफिकेट चाहिए ऑनलाइन करके, सिस्टमेटिक से, कोई हॉटस्पॉट नहीं, कोई लड़ाई नहीं, हमने किया है। सर इसी भारत की कल्पना कर रहे थे। ये 2 वर्ष जो कोविड से निकले और आधा साल और समझ लें मैं ओमिक्रॉन का भी, उसमें भारत ने बहुत कुछ खोया है और बहुत बड़ी स्पीड रोकी है। और मैं एक बात और कहूंगा अपने साथी रत्नाकर साहब से कि इन सब के बावजूद भी हमने अब तक GDP 9 पॉइंट से ऊपर की कल्पना करी है, जो हम वर्ष के अंदर कंप्लीट करेंगे। कुछ है, मैं ऐसा नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी के आने से बहुत सब बिल्कुल ठीक हो जाने वाला है, पर जरूर प्रयास कर रहे हैं। जब आप 5 किलोमीटर पर डे हाईवे बनाते थे मैक्सिमम, तो हम 70 किलोमीटर से लेकर 90 किलोमीटर रोडी वाला, सीमेंटेड, बड़ा वाला, चौड़ा वाला, जिसके साइड में प्लांटेशन भी होते हैं, उसको बना रहे हैं। जब आप पूरे 5-6 सालों में 2-4 हवाई अड्डे इंटरनेशनल हवाई बनाते थे, हम 7 सालों में 157 इंटरनेशनल फ्लाइट इंडिया के अंदर छोटी बड़ी चालू हो सके, इसका प्रयास कर रहे हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूं कि यदि आप 5 किलोमीटर काम करोगे पर डे, तो आपको पर डे का जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगा, पर दिन का खर्चा कम होगा। और जब आप 90 किलोमीटर बनाओगे पर डे, तो उसका खर्चा ज्यादा होगा। ये बात जरूर है, मैं ये नहीं कहीं मान रहा कि कहीं बेरोजगारी नहीं बढ़ी होगी, महंगाई भी बढ़ी है, अभी इंटरनेशनल लड़ाई के कारण प्राइसेस भी ऊपर बढ़ रहे हैं। और ये लोग कह रहे हैं लूट बचा रखते हैं। हमने कौन सी लूट बचाई? हमने यदि पैसा इकट्ठा किया तो भारत के विकास के लिए किया। जो महंगाई है उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आज भी फूड इन्फ्लेशन रेट जो इनका 2013 जुलाई में था 15.6%, आज 3.46 है, और अभी कुछ बढ़ गया था तो 4% हुआ था। जो बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, ये समय सबके लिए खराब रहा। पूरे विश्व की इकोनॉमी डोल गई, कई कंट्रीज के पास कुछ नहीं है। आप अभी अपने श्रीलंका में देख लीजिए, पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, लाइन लोग बंद हो गए, लड़ाई कर रहे हैं, सब कारखाने बंद हो गए। अपने बगल में पाकिस्तान को आप लोग कहते हो ना कि इस देश में यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना, यहाँ रेट इतना, यहाँ पे रेट इतना। पाकिस्तान की हालत क्या हो गई है आपको मालूम है। आप कम से कम इन 2-4 कंट्रीज से तो भारत को तुलना मत करो। और आप देखो पिछले 5 दिनों में विश्व के सब बड़े लोग, कल नेपाल के वो आए थे प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, यूक्रेन से लोग आ रहे हैं, रशिया से लोग आ रहे हैं, चाइना से भी 2 साल के बाद लोग आए। हम विश्व शक्ति नहीं बनना चाहते रत्नाकर जी, हम विश्व गुरु बनने की कल्पना में है। और जो विश्व गुरु बनना चाहता है
वो किसी भी पहलवान को दबाता नहीं है, उन दोनों में सुलह कराता है और विश्व को शांति पथ पर लेके जाता है। इसी कल्पना के साथ काम कर रहे हैं। और मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल गर्व नहीं करता कि 100 संख्या हमारी राज्यसभा में हो गई। अरे साहब, ये तो फिगर है। जनता ने यदि वरदान दिया है तो उसको हम सर माथे पे लेते हैं। हमने कभी अहंकार नहीं दिखाया, हम कभी अहंकार दिखाएंगे नहीं। बहुत बार लोग चैनल में कहते हैं कि यदि हमने अच्छा काम नहीं किया होता तो इतनी बड़ी फिगर है, आपको बिल्कुल जमीन पे ला दिया। किसी चैनल को नहीं कहते, क्योंकि ये जनता ने आशीर्वाद दिया है। हम अच्छा करते रहेंगे। हमारे जीवन के अंदर एक एक बूंद जब तक खून में बाकी है, इस राष्ट्र निर्माण में काम करेंगे। परंतु मेरा खाली आप और आपकी पार्टियों से, जो विरोधी पार्टियां हैं, उनसे कुछ कहना है छोटा सा। हमको जो राष्ट्र के हित के काम है, आप विपक्ष की भूमिका निभाइए। हम भी विपक्ष की भूमिका निभाते थे। 1 रुपए रेट बढ़ता था तो पूरे भारत के अंदर आप कहाँ निभाने दे रहे हैं? एक डिवेल्यूशन, 1 रुपए का शुभेंदु जी, डिवेल्यूशन होता था शुभेंदु तो हम जी, करते थे। आप भी वो करिए। पर राष्ट्र के हित के काम के लिए कम से कम साथ में खड़े होइए। नहीं शुभेंदु जी, आप निभाने कहाँ दे रहे हैं विपक्ष की भूमिका? दिक्कत तो ये भी है ना, आप कहाँ निभाने दे रहे हैं विपक्ष की भूमिका? कोई अच्छा लगता है तो वह आप में आ मिलता है, कोई बुरा लगता है तो वहाँ छापा हो जाता है। आप कहाँ निभाने दे रहे हैं विपक्ष की भूमिका? मैं खाली ही कह रहा हूँ। और मैं तो सवाल पूछूंगा आपसे। ठीक है, आप पूछे ना, जवाब पूछे, मैं जवाब भी दूंगा। आप किशोर साहब जानते हैं मैं बड़ी विपक्षी से जवाब देता हूँ, पार्टी लाइन से ऊपर जवाब देता हूँ। एक आध सवाल रत्नाकर जी का भी ले लीजिए। मैं आऊंगा आशुतोष जी आपके पास। रत्नाकर जी, रत्नाकर जी, अवस्थी जी ने जो कहा था उसका पूरा जवाब देने के लिए अगर समय है तो मैं 2-3 मिनट बोल लूँ। नहीं, छोटा सा सवाल कर दीजिए। अभी राष्ट्र निर्माण चल रहा है और आप उसमें खलल डाल रहे हैं। राष्ट्र हित में ये कहते हैं, देश विकास से कुछ ही कदम दूर रह गया था और आपने इसमें खलल डाल दिया। मैं कह रहा हूँ सवाल कर लीजिए आप। सवाल कर लेता हूँ, सवाल ही कर लेता हूँ। परम वैभव की बात कर रहे थे हमारे मित्र जो है, और ये लोग कहते हैं कि राष्ट्र जो है अमृत काल चल रहा है, देश में अमृत काल चल रहा है। अमृत काल का ये हाल है कि आज आम जनता मजबूर हो गई है। मुंबई जैसे शहर में 117 रुपए पेट्रोल हो गए हैं। मतलब 10% प्राइस जो सीएनजी का बढ़ा दिया इन्होंने सिर्फ मार्च के महीने में। क्या आम आदमी की आमदनी 10% बढ़ी है? तो महंगाई जो है कई गुना बढ़ती है। ये सब मत पूछिए आप इनसे, ये सब मत पूछिए। ये सब राष्ट्र निर्माण में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं आप, ये सब पूछ के। देखिए, अमृत काल चल रहा है। अमृत काल क्यों चल रहा है भाई, कैसे चल रहा है जरा बताएंगे तो। इनके शासन काल में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए। तो ये लोगों के लिए अमृत काल है। 97% लोगों की आमदनी घट गई। तो ये देश में अमृत काल चल रहा है। चलिए आप देखिए, सुनिए, दिल्ली में किसान जो है 750 किसान बेचारे इनसे मांग अपनी मांगों को पूरा करने के लिए लड़ते रह गए। 750 किसान शहीद हो गए। अब देखिए रत्नाकर जी, मुझे धर्म निभाने दीजिए। दरअसल मैं आशुतोष शर्मा जी के पास एक बार आऊंगा। शुभेंदु जी, मैं आपके पास आता हूँ। आशुतोष शर्मा जी, ये जो चर्चाएं चल रही हैं राष्ट्र को परम वैभव की ओर अग्रसर करने की, जनता को उम्मीद है बड़े लंबे प्रयोग के लिए बीजेपी को चुन लिया है, हर जगह जनादेश मिल रहा है, बड़ी दिक्कतें हैं, महंगाई से चाहे बोझ से चाहे देह तिकोनी हो रही है, लेकिन लग रहा है कि राष्ट्रवाद से अगर कहीं देश बचता है तो ये बड़ा ज़रूरी है। देश का जिंदा रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए लोग शायद ये उम्मीद किए बैठे हैं कि एक दिन कहीं वो भी परम वैभव की ओर अग्रसर होंगे। लेकिन क्या लगता है कि अब दोनों सदनों में जब बहुमत पूरी तरह से बीजेपी के पास आ जाएगा तो कैसा स्वरूप होगा बीजेपी का? चंद्रशेखर त्रिशूल जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि ना तो आपको और ना मुझे, ना बीजेपी ने कुछ देना, ना विपक्ष ने कुछ देना। हम और आप अपनी राय व्यक्त करने के लिए इस चैनल पे जुड़े हैं, जिससे कि हम जिसके बारे में उचित समझे वो अपनी राय को चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचा सके। जनता, भारत की जनता आज वो जनता नहीं है जो आज से 50-60 वर्ष पूर्व थी। पिछले 10-15 सालों में विकास कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है और डिजिटल
आशुतोष जी, मैं आऊंगा आपके पास, जवाब लूंगा आपका, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।